गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने रिएक्टिव इंटरमीडिएट के अंदर फ्री रेडिकल, कार्बिन और एराइन की बात की थी। अब हमारा नेक्स्ट फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है नाइट्रीन। ठीक है कि नाइट्रीन की अगर अपन संरचना देखें तो नाइट्रीन में क्या है, कार्बिन की तरह क्या होता है, उदासीन, ठीक है, तथा अत्यंत अभिक्रियाशील नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स नहीं मध्यवर्ती होता है। जिस तरह कार्बन होता है CH2 जो मतलब कार्बन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, वैसे के वैसे नाइट्रीन भी होता है। और नाइट्रीन के अंदर किस पर, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इसका अपूर्ण कष्टक अष्टक होता है तथा यह इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। जैसे एल्किल नाइट्रीन की स्ट्रक्चर देखें तो आर एन के ऊपर कितने, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एथिल नाइट्रीन है। और एसिल नाइट्रीन की बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड O, ठीक है, N। नाइट्रोजन एक सहसंयोजक आबंध से जुड़ा होता है तथा इस पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। ये इस मध्यवर्ती की भी 2 स्थितियाँ होती हैं, एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट। जिस तरह कार्बिन के अंदर अपन ने देखा था एक सिंगलेट कार्बिन और एक ट्रिपलेट कार्बिन, वैसे ही नाइट्रीन के अंदर भी 2 स्टेट होती हैं, एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट। ये दोनों ही स्थितियाँ लोन पेयर के युग्मन के कारण या फिर चक्रण के कारण बनती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के युग्मित तथा समांतर होने पर निर्भर करती है। अर्थात दोनों ही लोन पेयर अगर एक ही कोस में हो और दोनों का चक्रण एक विपरीत दिशा में हो तो सिंगलेट नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। और जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं लोन पेयर के अगर अलग अलग कक्षक में मौजूद हैं और जो दोनों का जो लोन पेयर का युग्मन है अर्थात चक्रण है, स्पिन है, वो एक दूसरे के समांतर होता है, तो कौन सी कार्बिन होती है, ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट नाइट्रीन होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके स्थायित्व की कि नाइट्रीन के अत्यंत अभिक्रियाशील होने के कारण इनका स्थायित्व बहुत कम होता है। इनका इनका भी विलयन मध्यवर्ती के रूप में इनका भी विलयन अभिकर्मी के मध्यवर्ती के रूप में नहीं किया जा सकता, ठीक है, किंतु कुछ अभिक्रियाओं द्वारा इनके स्थायित्व के विषय में पता लगता है। ठीक है, अब इसकी स्टेबिलिटी के बारे में कुछ रिएक्शंस देखेंगे कि जिसमें नाइट्रीन का फॉर्मेशन होगा और वो तुरंत रिएक्शंस करके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं अपन, एरिन एजाइड है, ठीक है, अगर इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एरिल नाइट्रीन बनता है। और ये एरिल नाइट्रीन तुरंत CO से रिएक्शंस करके एरिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, जैसे सेकंड एग्जांपल के अंदर 2 नाइट्रीन है, ठीक है, ये क्या करेगा, अब एक डाइमर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वैसे तीसरी रिएक्शन देखें अगर अपन RCONH2, ठीक है, जब ये Br2 से रिएक्शंस करेगा, ठीक है, तो नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है और ये नाइट्रीन का जब रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, तो वापस से ये किसमें RnCO के अंदर कन्वर्ट होगा और इसका जब H2O के साथ रिएक्शंस कराएंगे अर्थात अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है, तो एक OH ग्रुप है वो सीप के पास में अटैच हो जाता है और बाद में CO2 रिमूव होती है और एमीन का फॉर्मेशन होता है। इस अभिक्रिया को अपन हाफमैन रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, जिसमें नाइट्रीन मध्यवर्ती का निर्मित होना पाया जाता है और एमीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। लास्ट जो रिएक्शंस थी थर्ड और फोर्थ, ये किसके अंदर आती है, हाफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मध्यवर्ती एवं अन्य आयनिक स्पीशीज पर नियमनिष्ठ आवेश निर्धारण। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ फॉर्मल चार्जेस ऑन इंटरमीडिएट एंड अदर आयनिक स्पीशीज। ठीक है, कि नियमित आवेश वह आवेश होता है जो किसी भी मध्यवर्ती आयन या अणु के किसी भी परमाणु पर धनावेश या ऋणावेश के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, अब कोई भी इंटरमीडिएट के ऊपर जो चार्ज अवेलेबल होगा, ठीक है, वो नियमनिष्ठ आवेश या चार्ज कहलाता है। ठीक है, सभी परमाणुओं पर स्थित आवेशों का योग उस स्पीशीज के कुल आवेश के बराबर होता है। स्पीशीज के किसी परमाणु पर नियमनिष्ठ आवेश की गणना करने के लिए निम्न सूत्र प्रयुक्त किया जाता है। अब अपन किसी भी अगर इंटरमीडिएट के लिए अगर अपने को नियमित आवेश का पूछा जाए तो अपन निम्न सूत्र के द्वारा उस इंटरमीडिएट पर उपस्थित आवेश की गणना कर सकते हैं। सूत्र क्या है इसका, कि नियमनिष्ठ आवेश बराबर परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, अ- अबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस सहयोजी
अबंधों की संख्या। ठीक है, मतलब संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ठीक है, माइनस मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं वो, और उसमें से अपने को किसकी संख्या घटानी है, जितने सहसंयोजी बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं उसको घटानी है। ठीक है, मतलब परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या, ठीक है, मतलब अबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस ससंयोजी आबंधों की संख्या। ठीक है, जैसे उदाहरण लेते हैं, आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो, कि जैसे कि CH3 कार्बिन है, कार्बोकेटाइन है। अगर अपन इसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कार्बन परमाणु के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, अपने को पता है। अब अपन देखें कि अबंधी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब जो बॉन्डेड बना नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं कार्बन के पास अभी, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया और 3 इसने सहसंयोजक बंध बना लिए। ठीक है, तो अबंधी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर संख्या कितनी हो गई, 0 हो जाती है। नेक्स्ट है कि सहसंयोजी आबंधों की संख्या। ठीक है, तो सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी है, 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन के साथ में सहसंयोजक बंध बना रहा है, तो सहसंयोजी आबंधों की संख्या यहाँ पर 3 होगी। अब अपन अगर कार्बन की नियमित आवेश देखें, ठीक है, तो टोटल टोटल संयोजकता कितनी हो गई, 4। ठीक है, माइनस 0 अर्थात अबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस कितना है, 3 अर्थात सहसंयोजी अबंधों की संख्या। जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो कार्बन के ऊपर कितना आवेश आ रहा है, +1, जैसा कि डायग्राम के अंदर दर्शा रखा है। ठीक है, मतलब कार्बन परमाणु के नियमित आवेश कितना है, +1 है। ठीक है, अब सभी हाइड्रोजन के लिए नियमित आवेश कितने होंगे, देखते हैं। अगर अपन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के कितने हैं, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक है, अबंधी इलेक्ट्रॉन इसके पास है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ साथ सहसंयोजक बंध बना रखा है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं सारे के सारे। और नेक्स्ट है कि सहसंयोजी बंधों की संख्या। ठीक है, मतलब पर हाइड्रोजन एक सहसंयोजक बंध बना रहा है, तो उसके अंदर सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी हो जाती है, इसके अंदर 1 अर्थात अपन का हाइड्रोजन के अगर नियमित आवेश देखें तो 0 होता है। ठीक है, तो CH3 पर कुल आवेश की अगर अपन बात करें तो +1, ठीक है, +3 इंटू 0 बराबर कितना हो गया, +1 हो जाता है। अर्थात +1 तो हो गया किसका, कार्बन नियमित आवेश जो अपन ने पहले निकाल लिया था, और प्लस यहाँ पर 3 इंटू 0 का मतलब है कि 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन के ऊपर कितना नियमित आवेश है, 0, मतलब 3 इंटू 0 मतलब 0 हो गया। तो टोटल अगर CH3 के ऊपर अगर अपन आवेश की बात करें तो +1 चार्ज प्रेजेंट है। अतः CH3 पर कुल आवेश कितना है, +1 होने के कारण यह एक धनावेशित मध्यवर्ती है, तथा इसलिए इसका सूत्र क्या होगा, CH3 होगा। ठीक है, CH3 प्लस होगा। अब अपन सेकंड देखते हैं, अगर CH3 माइनस हो, ठीक है, तो उस कंडीशंस के अंदर नियमित आवेश का मान कितना होता है। ठीक है, जैसे अब इस कंडीशन के अंदर अपन कार्बन पर नियमित आवेश देखें, ठीक है, तो 4, ठीक है, -2 + 3, ठीक है, बराबर -1 हो जाता है। ठीक है, 3 सहसंयोजक बंधों के ऊपर वाले जैसे ही हैं। ठीक है, कार्बन के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, अबंधों की संख्या, अब यहाँ पर कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो अबंधों की संख्या अगर माइनस लगाएं तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पर 3 सहसंयोजक बंध है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया +2। ठीक है, ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि कार्बन के ऊपर माइनस है, अर्थात उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, तो उसके यहाँ पर आ गया 2, अबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गई। ठीक है, +3 आ गया, क्योंकि कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ में सहसंयोजक बंध बनाया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आता है, -1। अब उसी प्रकार अगर अपन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के ऊपर तो 0 ही चार्ज है, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो उसने सहसंयोजक बंध के अंदर बनाने में काम में ले लिए। अब अपन अगर टोटल CH3 पर यदि आवेश देखें, ठीक है, तो -1 तो ऑलरेडी कार्बन पर है, और 3 इंटू 0 अर्थात 3 हाइड्रोजन है, उनके ऊपर चार्ज कितना है, 0, तो 3 इंटू 0 का मतलब 0, तो टोटल CH3 पर अगर अपन देखें तो कितना चार्ज होगा, -1। तो इस प्रकार अपन CH3 का सूत्र, ठीक है, CH3 माइनस लिख सकते हैं, जिस पर इकाई क्या होती है, ऋणावेश होती है। ठीक है, अब है कि तीसरा है कि अगर CH3 फ्री रेडिकल के रूप में मौजूद है। ठीक है, पहला अपन ने कार्बन पॉजिटिव के रूप में देखा, सेकंड अपन ने एग्जाम्पल देखा कार्बन नेगेटिव के रूप में। अब अपन तीसरा देखते हैं कि अगर एक फ्री रेडिकल अर्थात एक मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित होता है तो उस कंडीशन के अंदर कितना चार्ज होता है, कि CH3 फ्री रेडिकल पर कार्बन पर आवेश कितना है, 4 तो हो गए संयोजकता के। ठीक है, एक अब यहाँ पर दे रखा है, मतलब एक अगर देखिए कि आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो कर रखा है, अर्थात अबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 1, +3 का मतलब है यहाँ कि 3 हाइड्रोजन के साथ में सहसंयोजक बंध बना है। तो अपन इसको सॉल्व करें तो 4 - 4 अर्थात 0,
तो CH3 के ऊपर किसी प्रकार का चार्ज मौजूद नहीं है। उसी प्रकार अगर अपन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के ऊपर भी चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो अगर CH3 फ्री रेडिकल पर अपन चार्ज की बात करें तो 0, इसलिए अपन CH3 मुक्त मूलक पर कोई नियमित आवेश नहीं होता है, ठीक है, जैसा दर्शा रखा है। इस प्रकार इस सूत्र के द्वारा हम और एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अभिक्रिया क्रियाविधि ज्ञात करने की विधियाँ, ठीक है, कि कौन कौन सी मेथड हैं जिसका अपन रिएक्शंस मैकेनिज्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली है कि मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर उत्पाद विश्लेषण, ठीक है, कि उत्पाद प्रोडक्ट एनालिसिस करके भी अगर अपन हैं जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म के जो पाथ का है उसको फॉलो, कौन सा पाथ फॉलो किया है उसके बारे में बता सकते हैं कि अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का विश्लेषण करके उसकी पहचान की जाती है। उत्पाद की प्रकृति एवं अपेक्षित मात्राएं अभिक्रिया करने की क्रियाविधि का अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर अपन बात करें कि निम्न दो समावेवी एलिल क्लोराइडों का क्षारीय जल अपघटन करवाया जाता है और एल्कोहल के मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है जिसका संगठन समान होता है, ठीक है। अगर अपन एक रिएक्शन देखेंगे जिसके अंदर अपन उत्पाद मतलब प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म बता सकते हैं कि जैसे कि दो समावेवी होंगे एलिल क्लोराइड का, अगर अपन क्षारीय जल अपघटन करवाएं तो एल्कोहल का मिश्रण प्राप्त होगा, ठीक है, जिसमें दे दो 1 क्लोरो 3 मेथिल 2 ब्यूटीन, एक समावेवी ये है और दूसरा समावेवी है कि 3 क्लोरो 3 मेथिल 1 ब्यूटीन। ये दोनों एक ही प्रोडक्ट है लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। अगर अपन 1 क्लोरो 3 मेथिल 2 ब्यूटीन का अगर अपन हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो क्या बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, ठीक है, देखिए। और उसी प्रकार अगर अपन 3 क्लोरो 3 मेथिल 1 ब्यूटीन, ठीक है, इसका अगर अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं या फिर एल्कोहल का फॉर्मेशन करवाते हैं तो कौन सा बनता है, 3 डिग्री एल्कोहल बनता है, कितना 85% बनता है, ठीक है। अतः दो भिन्न यौगिक युक्त SN1 अभिक्रिया करवाने पर समान अनुपात में क्या होता है, उत्पाद का बनना यह दर्शाता है कि दोनों अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती समान है। अब अगर अपन देखें इन दोनों रिएक्शंस का इंटरमीडिएट की बात करें तो दोनों के अंदर एल्कोहल भी बन रहा है, एक के अंदर 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, दूसरे के अंदर 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों अगर अपन प्रोडक्ट की इंटरमीडिएट की बात करें, ठीक है, तो दोनों के इंटरमीडिएट एक ही हैं तभी जाके एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो मध्यवर्ती में अनुनाद होना चाहिए, ठीक है, दोनों अभिक्रिया में मध्यवर्ती समान है। और सेकंड है कि मध्यवर्ती में अनुनाद होना चाहिए जिसमें एक संरचना अधिक स्थायी होगी, ठीक है। अतः मध्यवर्ती कार्बोकैटायन में अनुनाद निम्न प्रकार से होगा, ठीक है। अगर अपन इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो प्राइमरी एल्कोहल यहाँ पर देखिए कितना बन रहा है, 50% बन रहा है, जबकि टर्सरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल बन रहा है 85%। अर्थात इनमें से अगर एक इंटरमीडिएट बन रहा है तो एक इंटरमीडिएट की एक जो रेजोनेंसिक स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल होगी और दूसरी थोड़ी कम स्टेबल होगी, तब एक जो एल्कोहल है वो हायर अमाउंट के अंदर बन रहा है, मतलब मेजर अमाउंट के रूप में बनता है, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है, और दूसरा जो एल्कोहल है वो माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। अगर अपन इनके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो पहले वाले की जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है, मतलब पहले वाला जो स्टेप है वो स्लो इंटरमीडिएट के अंदर बनता है, ठीक है। दूसरे वाले की अगर अपन 3 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन की बात करें तो दूसरा वाला स्टेप थोड़ा फास्ट होता है। अतः दूसरे वाला प्राथमिक कार्बोधनायन का स्थायित्व तृतीयक धनायन से कम होता है, ठीक है। फर्स्ट के अंदर तो बनता है, ठीक है, जिसके अंदर 3 मेथिल मतलब 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटीन के अंदर जो कार्बोकैटायन बनता है वो बनता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और 3 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटीन के अंदर जो कार्बोकैटायन बनता है वो बनता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और आप अपन ने देखा था कि अगर अपन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। इस वजह से जो सेकेंड है 3 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटीन उसके अंदर तो 85% 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है मेजर प्रोडक्ट के रूप में, जबकि जो फर्स्ट है जिसके अंदर 1 क्लोरो 2 मेथिल है, ठीक है, ब्यूटीन, इसके अंदर 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, इस वजह से वहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन माइनर प्रोडक्ट के रूप में होता है। इससे आगे का जो अपना टॉपिक है वो अपन अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।